जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। सिद्धि विनायक संग्रिया की इस ऑनलाइन प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है अध्याय संख्या 15 तौलिए, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क जी की ये एकांकी यहाँ संकलित की गई है। लेखक परिचय। लेखक उपेंद्र नाथ अश्क की मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी, जबकि उनका जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ था। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। साथियों, मुंशी प्रेमचंद भी पहले उर्दू में लिखते थे और बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उसी तरह से उपेंद्र नाथ अश्क भी पहले उर्दू में लिखते थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा के कारण इन्होंने भी हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचना धर्मिता का विकास हुआ। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तभी अश्क जी ने लेखन कार्य भी शुरू कर दिया था और उनके राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव इनके रचना कार्य पर भी पड़ा और उसी के कारण इनका विकास भी हुआ। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना, अनुवाद आदि सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने नवजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। तो साथियों, लेखक ने उपेंद्र नाथ अश्क जी ने जो लिखा है उस लेखन के अंदर उन्होंने आलोचना की है, जड़ता की आलोचना की है। समाज जड़ होता जा रहा है, विकास की ओर नहीं बढ़ रहा है। आडंबरों और रूढ़िवादिता का बोलबाला हमारे जीवन में होता जा रहा है, उस पर इन्होंने कड़ा प्रहार किया है। प्रमुख कृतियाँ: गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल, ये सारे इनके उपन्यास हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा कहानी संग्रह है, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, ये सारे इनके नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे एकांकी संग्रह, एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रतीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ, ये काव्य संग्रह, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, ये इनका संस्मरण साहित्य है। अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, ये आलोचना साहित्य के अंतर्गत आता है। तो ये तो था इनका रचना संसार। इसके अतिरिक्त पाठ परिचय, संक्षिप्त में पाठ के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान समय में जिस समाज में हम जी रहे हैं, जैसे समाज में हम पल बढ़ रहे हैं साथियों, उसमें तहजीब या सभ्यता के नाम पर या तो अच्छे तौर तरीके सीखने के नाम पर दिखावा बढ़ता जा रहा है और उसी दिखावे पर लेखक ने यहाँ प्रहार किया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। कि लेखक कहता है कि हमारे जीवन में कृत्रिमता और दिखावटीपन पसर रहा है, बढ़ रहा है। रिश्ते हैं वो एक दूसरे से अब प्रगाढ़ नहीं है, वैसे गहरे रिश्ते नहीं है, मन से मन का रिश्ता नहीं है, बल्कि केवल दिखावे का रिश्ता रह गया है। और हम स्वच्छता और सलीका पसंदगी की, हमें सब काम सलीके से, सभ्य तरीके से करने चाहिए, उससे हम दबे जा रहे हैं। किसी के घर जाओ तो किस तरह से हमें पेश आना चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस तरह से वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, तो ये सारा कुछ हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। और एक जो छोटी सी चीज़ है तौलिया, तो आज से कुछ वर्ष पहले तक प्रत्येक घर में एक ही तौलिया होता था और सभी सदस्य उस एक ही तौलिए का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वर्तमान में एक दिखावा बढ़ता जा रहा है कि सभी लोगों के लिए अलग अलग तौलिए होने चाहिए। तो उसी तरह से तौलिया एक छोटी सी वस्तु है, एक उदाहरण के रूप में लेखक ने इस एकांकी में उसे ले लिया है और उसी पर एकांकी रची है।
लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में किस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं, किस तरह से उनके माध्यम से दिखावा करते हैं, ये इस एकांकी में दिखाया गया है। तो इसमें जो पात्र हैं वो मुख्य पात्रों में है वसंत, चिंती, मधु, मंगला, सुरो। स्थान है नई दिल्ली का। और इसमें वसंत के ड्राइंग रूम में पर्दा उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा है। ये सारी वो साज सज्जा बताई गई है मित्रों, जो यदि इससे एकांकी को मंच पर मंचित किया जाए तो किस तरह का क्या कुछ सजावट होनी चाहिए, वो सारा लेखक ने लिखा है। कहीं टेलीफोन रखा है, कहीं कुछ और दूसरी चीज़ें रखी हैं, कौन कौन से पात्र हैं, क्या क्या वो करते हैं, क्या कुछ वहाँ हो रहा है, किस तरह की साज सज्जा होनी चाहिए, तो वो सारा कुछ यहाँ लेखक ने सारी बातें लिख दी है। यहाँ से जो है वो संवाद शुरू होते हैं, डायलॉग यहाँ से शुरू होते हैं। मधु कहती है कि यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया, मैं कहती हूँ आप। तो यहाँ तौलिए से बात शुरू होती है कि किस तरह से वसंत जो मुख्य पात्र है उसने एक तौलिया उठाया है और वो मधु जो उसकी पत्नी है वो कह रही है कि आपने ये मदन का तौलिया उठा लिया, अर्थात वसंत ने अपना तौलिया न लेकर कोई दूसरा तौलिया ले लिया है और इस बात से बड़ी चिढ़ है उसकी पत्नी को। अब इस पर वसंत का क्या रुख है, क्या वो कहते हैं। तो वसंत का इस पर क्या रुख है, वो इस पर क्या कहते हैं। वसंत कहता है, ओह यह कमबख्त तौलिए। तो तौलिए के लिए कहता है कि वो इसे बार बार भूल जाता है तो उसे कमबख्त कहता है। मुझे ध्यान ही नहीं रहता, बात यह है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत, तो हजामत अर्थात सेविंग करना चाहता है, अपनी दाढ़ी काटना चाहता है और उसके लिए उसने छोटा तौलिया ले लिया और मदन जो है उसके लिए छोटे तौलिए रखे गए हैं। तो इस पर मधु को बड़ी चिढ़ हो जाती है और वो कहती है कि हजामत के लिए तौलिए कैसे हैं। जी हाँ, जरा आँख खोल कर देखिए, हजामत के लिए तौलिए कितने रंगीन हैं, बीसियों तो धारियाँ पड़ी हुई हैं उनमें, और मदन के कितने सादे। और तो वो जो मधु है वो बताती है कि किस तरह के तौलिए हजामत के लिए अलग से रखे हुए हैं, वो धारीदार तौलिए हैं, और जो मदन के तौलिए हैं वो बिल्कुल सादे हैं। लेकिन वसंत क्या कहता है इस पर, लेकिन रोएदार तो, कि जो मदन के तौलिए हैं वो रोएदार हैं, नरम हैं, इससे उसे हजामत करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से वो अपना मुंह पहुंच सकता है। मधु इस पर क्या कहती है, दोनों हैं जी, आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है, मैं कहता हूँ। वसंत फिर, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था, लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है मुझे दिखाई नहीं दिया। वसंत है वो अपने लिए दूसरा तौलिया मांग लेता है, लेकिन इस पर बड़ा गुस्सा आता है मधु को। वो कहती है कि यह तो टंगा है सामने, फिर भी वसंत मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो तो हमारी दुनिया। वसंत को ऐनक के बिना कुछ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो कहता है मैंने ऐनक उतार रखी है इसलिए तुम ही मुझे तौलिया दे दो। जी, आपकी दुनिया, आप जाने आप किस दुनिया में रहते हैं, अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। व्यंग्य करती हुई मधु कहती है कि जब आपके पास ऐनक होता है तब भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और वो चुपचाप बैठकर स्वेटर बुनने लगती है और वसंत हजामत का सामान रखता है। फिर अचानक से वसंत है वो मधु को कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो। तो वो कहती है नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ है, व्यंग्य से हंसकर कहती है, झूठे मन से हंसती है और कहती है कि बस मैं ख्याल रखने की बात कहती हूँ, नाराज़ नहीं हो गई हूँ। इस पर वसंत कहता है कि तुम सोचती हो कि मैं मूर्ख हूँ और मैं कुछ भी पहचानता नहीं हूँ। तो ये दोनों की नोकझोंक है वो चलती रही है साथियों, और ये नोकझोंक काफ़ी लंबी खिंच जाती है। इसी तरह से नोकझोंक आगे बढ़ती रहती है। अब वसंत है वो कहता है कि मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। ये दोनों में बात साफ सफाई तक पहुँच जाती है। मधु कहती है कि तुम साफ सफाई नहीं रखते हो, तुम्हें सफाई पसंद नहीं है, तुम गंदे व्यक्ति हो, तुम गंदे रहना पसंद करते हो। और इस पर वसंत कहता है कि तुम मेरा विश्वास करो कि मैं बहुत बड़ा साफ सफाई पसंद हूँ। तो इस पर व्यंग्य से हंसते हुए मधु कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कितने बड़े सफाई पसंद हो, इसमें क्या संदेह है। मधु कहती है कि इसमें क्या संदेह कि तुम सफाई पसंद हो।
वसंत कहता है और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं है। मधु फिर हंसती है, ये सब व्यंग्य के कारण हंस रही है और वो एक तरह का व्यंग्य कर रही है कि बसंत को सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो गंदा रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन वसंत इस पर क्या कहता है, पर मैं तुम्हारी तरह एरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला हूँ, मुझे नजाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक ही तौलिया होता था और हम 6 भाई उसी में काम में लाते थे। तो वो एरिस्टोक्रेटिक से साथियों यहाँ जो भाव है वो ये है कि अपने आप में रहने वाला, या जो दूसरों के साथ अपनी कोई चीज़ नहीं बांटता है, नहीं शेयर करता है, बहुत अलग नज़ाकत से रहने वाला व्यक्ति है। और इस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आप मुझे एरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं, मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हों। तो यहाँ ये बात अच्छी नहीं लगती है मधु को, और वो कहती मैं नहीं चाहती कि 10-10 तौलिए हों। वसंत कहता है 10 और किस तरह होते हैं, नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के। तो इस तरह से एक तरफ मधु कहती है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि 10-10 तौलिए होने चाहिए, और वसंत है वो घर में अलग अलग सब कामों के लिए अलग अलग तौलिए गिनवा देता है कि किस तरह से घर में अलग अलग तौलिए हैं। तो मुंह पोंछने के लिए अलग हैं, और मदन के लिए अलग है, मधु के लिए अलग है, हजामत बनाने के लिए अलग है, नहाने के लिए अलग से तौलिए हैं। तो इस तरह से बहुत से तौलिए घर में हो गए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या वहाँ बसंत को लग रही है, और ऐसा लगता है कि मधु है वो बसंत को मूर्ख समझती है, ऐसा स्वयं बसंत समझने लगता है। इस पर तर्क देती है मधु, क्या कहती है, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है, जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए ने सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुंच सकता है। तो मधु है जिस वातावरण में पली बड़ी है उसमें उसे यही सिखाया गया है कि सब लोगों के लिए अलग अलग तौलिए होने चाहिए। एक व्यक्ति ने जिससे अपना शरीर पहुंच लिया, दूसरा व्यक्ति उससे अपना शरीर नहीं पहुंच सकता। इस तरह की बातें उसे बचपन से ही सिखाई गई है। लेकिन इस पर बसंत क्या कहता है, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुँचते रहे हैं। तो इस पर मधु को बीमारी का डर है, वो कहती है कि लेकिन बीमारी, बसंत का तर्क वापस आता है विद्यार्थियों कि कौन सी बीमारी, हमें कोई बीमारी नहीं हुई और हमारे कोई चर्म रोग भी नहीं है कि एक से दूसरे को बीमारी लग जाए। बसंत, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाला कीटाणु कम हो जाता है तब चूहा सेदन शाह की बात जानती हो। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर है बीमारियों का सामना करने के लिए कमज़ोर हो जाता है, तो फिर हमारे शरीर में बीमारी बढ़ जाती है। तौलिए के कारण बीमारी नहीं बढ़ती है। यहाँ एक उदाहरण देता है एक जगह जिसका नाम है चूहा सेदन शाह। तो चूहा सेदन शाह की बात लेखक बताता है, पूछता है कि क्या तुमने यहाँ की जानकारी है, यहाँ के बारे में कुछ जानती हो तुम, पूछती है मधु कि वो क्या है, कहाँ है। इस पर वसंत का क्या जवाब आता है, शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदन शाह गए, उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। तो चूहा सेदन शाह एक जगह है और वहाँ पर शिकार करने के लिए कुछ लोग गए, और उन लोगों के उस दल के अंदर रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे जो वहाँ शिकार खेलने। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। जब भोजन का समय हुआ तो पानी की आवश्यकता होनी ही थी, तो पानी की तलाश की गई। तो बेरा जो नौकर जो उनके साथ था, उनको खाना खिलाने वाला, उसने कहा कि गांव में कोई कुआं नहीं है, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास न आया क्योंकि जोहड़ का पानी मैला कीचड़ था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में ना हो। और चूहा सेदन शाह के जाट हष्ट पुष्ट लंब तड़गे। तो जो था पानी, जो चूहा सेदन शाह में जिस तरह का पानी था वो एकदम मैला था, कीटाणु उसमें 20 तरह के भरे पड़े थे, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो सब लंबे तगड़े हष्ट पुष्ट थे। तो इसका कारण क्या था, तो आप चाहते हैं कि हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें। इस पर पुनः मधु व्यंग्य करती है इस बात पर, इस उदाहरण को सुनकर कि आप क्या चाहते हो कि हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें। तो वसंत उसमें वापस उत्तर देता है उसकी बात का कि तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो,
तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा है। तब उन्होंने वहाँ के लोगों का खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध कर सके। तो अब लेखक कहता है कि वो डॉक्टर है वो वहीं रहे और वहीं रह कर के उन्होंने वहाँ उनका परीक्षण किया, निरीक्षण किया, उनकी खुराक रोजाना का जो भोजन है उसका निरीक्षण किया। तो वो भोजन में क्या लेते थे? दही और लस्सी का प्रयोग करते थे, जिसमें कि बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति होती है। इसीलिए उन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो दूसरे लोगों से कहीं अधिक थी। इस पर मधु का क्या तर्क है? मैंने चूहा शहंशाह की बात सुन ली। मैले तौलिए से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन से मुझे सफाई पसंद है। मामा जी, अब वो अपने मामा जी का उदाहरण देती है, किस तरह से मामा जी ने उनको सफाई के बारे में सिखाया है। बसंत, लेकिन बीच में ही मधु की बात को काट दिया गया है और काट करके बसंत कहता है। बसंत ने कहा, तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ दी। माना वे विलायत से आए हैं, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि जो वे कहते हैं वह वेद वाक्य है। तो उनके मामा और चाचा हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। मौसा भी मतलब मधु के रिश्तेदार हैं, वो उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वो विलायत में रहते थे और वहाँ जिस तरह की तहजीब थी, जिस तरह की संस्कृति थी, वो यहाँ वो अपना रहे थे। तो लेकिन जो वसंत है उसे भारतीय संस्कृति पसंद है। वो कहता है कि वो विलायत से जरूर आए हैं, लेकिन उनके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य वेद वाक्य नहीं है, अर्थात अटल सत्य नहीं है कि उसे बदला ना जा सके या उनमें कोई गलती नहीं हो सकती। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। उन्होंने दांत निपोर दिए, मैंने किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछता, और वे अपनी रुमाल से हाथ पोंछने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती? तो जो मधु के मौसा ने जो किया था कि वो किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछते, वो बात यहाँ कह रहे हैं, बसंत याद करवा रहे हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी हो जाती। लेकिन इसका कोई उत्तर मधु दे पाती इससे पहले ही वसंत, और तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे जाने के बाद एक दिन मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बना लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर ले आए और कहने लगे मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूँगा। तो मामा जी का जो व्यवहार था, वो अपना रेजर किसी को नहीं देना चाहते थे और उन्होंने मेहमानों के लिए एक दूसरा रेजर रखा हुआ था। तो ये बात भी बसंत को पसंद नहीं आई और वो वहाँ उस झगड़े में, उस घरेलू बातचीत में भी उस पुरानी बात का जिक्र यहाँ करने लगे। यहाँ फिर मधु कुछ कहे उससे पहले ही बसंत ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। किंतु मेरे सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टेरलाइज, मामा जी कि रेजर को स्टेरलाइज अर्थात रेजर को वो शुद्ध कर ले या कीटाणु मुक्त कर ले, ये बात उन्होंने कही। तो ये बात भी वसंत को पसंद नहीं आई थी। तो वो बात उनको अभी तक खल रही थी, इसलिए उन्होंने मधु से कह दिया। अब मधु क्या कहती है? मैं कहती हूँ आपके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति। मधु अपने मामा का ही पक्ष लेती है और कहती है कि ये स्वच्छता की भावना है और ये काव्य और कला की जैसी ही होती है। लेकिन बसंत इस पर क्या कहता है? क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो? तुम्हारे से ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से गंदगी से, जीवन से नफरत की मधु है वो चुप रह जाती है। और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं, मुझे
गंदगी से भी घृणा नहीं। तो यहाँ जो बसंत है वो कुछ ज़्यादा अपने आप में बोल जाते हैं और कहते हैं कि मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं है। इस पर मधु है वो हंसते हुए कहती है तो आप कूड़े के ढेर पर बैठ जाइए। बसंत फिर से कहता है कि मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फ़र्क है। अब दो बातें यहाँ पर उन्होंने बना दी है कि मैं गंदगी से घृणा नहीं करता लेकिन मुझे गंदगी पसंद नहीं है। अर्थात कि अगर कोई व्यक्ति गंदा है, किसी कारण से वो गंदा है, तो उससे मैं नफ़रत नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं गंदा रहता हूँ या मुझे गंदगी फैलाना पसंद है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी से दो चार होना पड़ेगा। फिर इसमें घृणा कैसी? जिन लोगों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी न पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठा रह सकता हूँ। यही अंतर लेखक ने और बसंत के माध्यम से बताया है कि गंदा कोई व्यक्ति है तो उसके पास बैठा रहा जा सकता है, उसका साथ दिया जा सकता है, लेकिन न स्वयं गंदगी फैलाएं ना स्वयं गंदे रहें। तो ये फ़र्क उन्होंने गंदगी से घृणा न करने और गंदगी पसंद न होने में बताया है। बसंत: और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं। जब नौकरी लगने से पहले वो गरीब थे तो एक बहुत ही छोटी सी जगह में वो रहते थे, वहाँ चारों तरफ गंदगी भी थी। तो उसी का जिक्र बसंत करता है, जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे समझी, कि तुम्हें स्वच्छता की सनक चढ़ गई है और उस सनक के कारण तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो। मधु: पर अब तो आप विपन्न नहीं, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। वसंत: तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ। अब जो भी बात, झगड़ा जो घर का है वो इस हद तक पहुंच गया है कि जो भी बात एक दूसरा कह रहा है उसके लिए आगे से आगे तर्क वितर्क दोनों में होने लगते हैं। और बसंत के स्वभाव की गंदगी की बात आती है। वसंत ऐसा समझ लेता है कि मधु सोचती है कि मेरा स्वभाव ही गंदा है या मैं स्वभाव से ही गंदा हूँ। मधु: मैं कब कहती हूँ? वसंत: ऐसे दिन मुझ पर आ गए जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने का अवकाश न मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो? लेखक अपने पुराने समय और वर्तमान समय की बात करता है कि एक समय ऐसा भी था जब मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता था, मैं अपने कपड़े भी नहीं धो पाता था, बनियान 2-2 3-3 या अधिक दिनों तक भी पहने रखता था, लेकिन अब मैं एक ही दिन में 2 बनियानें बदल लेता हूँ। तो इस तरह की बात लेखक कहकर अपनी तरफ से ये साफ करना चाहता है कि वो गंदगी पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मैं कब कहती हूँ? बसंत: स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम जो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुँचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यह मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशैली हंसी बिखेरना चाहिए। वसंत कहता है कि मैं स्वच्छ हूँ, स्वच्छ रहना चाहता हूँ, स्वच्छता मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं बनियान और तौलिए की बात अगर मान भी लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि तौलिया अगर मैंने गलती से किसी दूसरे का ले लिया है तो मैं गंदगी पसंद हो गया हूँ और तुम उस पर इस तरह से व्यंग्य के रूप में हंसती रहो। वसंत: तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा लापन भी तुम्हें अखरता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है। उसी और नीमो, अब उसी और नीमो जो इनके कोई संबंधी हैं, उनके संबंध में यहाँ फिर चर्चा आ गई है, उनकी बात यहाँ आ गई है। तो मधु बीच में ही बोल पड़ती है कि उनकी बात आपने क्यों चलाई है। तो वो उन दोनों को पसंद नहीं करती हैं। मधु है उसी और नीमो को पसंद नहीं करती है, वो उनकी बात बीच में ही बंद कर देना चाहती है, लेकिन वो उससे पहले ही दिन बसंत को मिली थी बाजार में, इसलिए उन दोनों के बारे में कहने लगी। और क्या कहा उन्होंने वो भी कहा। बसंत बताता है कि कहने लगी, हमको चची से डर लगता है। तो चाची से उन्हें, अर्थात मधु से उन्हें डर लगता है, इसलिए वो घर पे नहीं आना चाहती हैं। मधु इस पर क्या कहती है? मैं उन्हें खा जो जाती हूँ। बसंत: खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियाँ हैं। मधु: बच्चियाँ। बसंत: हंसना उनका स्वभाव है, वे हंसेगी तो बेबात की बात पर हंसेगी और तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो वहाँ। जो आदमी जी भर कर खा
पी नहीं सकता, हंस हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। चिंताओं और आपत्तियों के बंध नहीं क्या कम है, जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों में जकड़ दिया जाए। यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है। तो उशी और निमो जो रिश्ते में इनकी भतीजियां लगती हैं, वो कहती हैं कि चाची से हमें डर लगता है, क्योंकि मधु जो है वो काफ़ी सफाई पसंद है और अनेक तरह से शिष्टाचार की बातें करती है, अनेक तरह के काम करने के लिए, अनेक तरह की बातें करने के लिए मना कर देती है। और इसी पर व्यंग्य करते हुए वसंत कहता है कि वो छोटी बच्चियां हैं, वो तुमसे डरती नहीं है, बल्कि तुम उन्हें बात बात पर टोक देती हो, कह देती हो। तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, हर काम को करने के लिए तुम रोकती हो, हर तरह के बंधन रखती हो, इसलिए वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये लंबी तकरार है वो चलती रहती है, आगे तक बढ़ती रहती है, और एक से एक बातें हैं वो आगे चलती रहती है। दोनों में इसी तरह से घृणा की बातें आ जाती है कि वो एक दूसरे से घृणा की बातें करते हैं। मधु कहती है कि जब रजाई में बैठते हैं तो पहले उन्हें साफ सफाई, पैरों को धोना इत्यादि करना चाहिए। इस पर वसंत को ये बात पसंद नहीं आती है। वो पाँव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ़ ही किरकिरा कर देती है। ये कहता है कि जब रजाई में बैठने का आनंद तो तभी है जब बिना पाँव धोए ही रजाई में बैठा जाए। तो मधु क्या कहती है कि कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। मनुष्य स्वभाव से इस स्वच्छता का प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। तो यहाँ जब ये जो बात कही गई है विद्यार्थियों की, मैं घृणा करती हूँ गंदे लोगों से, तो ये बात वसंत को चुभ जाती है। वो सोचती है कि मेरी पत्नी मुझसे ही घृणा करती है। ये बात उसे कहीं भी पसंद नहीं आती है। यही तो मैं कहता हूँ तुम्हें, मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। तुम मेरी हर बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, और इसलिए उसी और निम्मो बात बीच में ही रह जाती है। और बीच में ही मधु बोल पड़ती है कि आपने फिर उसी और निम्मो की कथा छेड़ दी। मुझे बहुत बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का भी ध्यान देना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही उसी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निम्मो ने मेरी आंख बंद कर ली। कोई समय था इस तरह हंसी मजाक का। मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। जिस बात का जिक्र किया जा रहा है वो एक पार्टी की बात की जा रही है विद्यार्थियों, कि किसी पार्टी के अंदर उसी और निम्मो दोनों आती हैं। एक ने कान पर चुटकी काट ली और एक ने मजाक में मधु की आंखें बंद कर ली। तो ये अशिष्टता लगी। रिश्ते में वो उनकी भतीजियां लगती हैं, लेकिन फिर भी चाची के साथ ऐसा मजाक करना मधु को किसी तरह भी से भी ठीक नहीं लगा। उशी वसंत सिर्फ इतना ही बोल पाता है। तो मधु क्या कहती है, परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। तो मधु है, उसको उसी जो है अशिष्ट और असभ्य लड़की लगती है। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई एक, और यह नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने टांगे पसारे, और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें तो मैं इसे कदापि पसंद नहीं करती। जिससे बैठने उठने बोलने का सलीका नहीं, वह मनुष्य क्या पशु है। तो यहाँ उसी के व्यवहार के बारे में कड़ी आलोचना कर रही है मधु। जिस तरह का उसका व्यवहार था, किस तरह से वो सैंडल लेके बिल्कुल उसके पास आ गई, तो उसे एक पशु के जैसा व्यवहार बता दिया गया है। वसंत, पशु तो तुम मुझे पशु समझती हो। तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे यह पसंद नहीं और इसलिए मुझे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है, और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊं। अभी मेरा जी चाहा था कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं, और मेरा जी चाहता है मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दूं। तृष्णा, तुम मेरी इस बात को घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। अब जैसे जैसे मधु जो तर्क दे रही है साफ सफाई के बारे में, वो सारे तर्क बसंत को अपने विरुद्ध लगने लगते हैं। वो गंदे लोगों को पशु के समान कहती है, तो बसंत समझता है कि वो मुझे ही पशु के समान कहती है। इससे पहले वो घृणा की बात करती है, तो वसंत कहता है कि तुम मुझसे घृणा करती हो, मेरे वातावरण से, मेरे सब कामों से तुम घृणा करती हो।
तो इस तरह की बातें उन दोनों के बीच चलती जाती है और बात काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाती है। और उसी समय विद्यार्थियों, टेलीफोन की घंटी बजती है। टेलीफोन की घंटी बजती है तो कौन बोलता है सामने से, क्या होता है, किस तरह की बात होती है और इस एकांकी में आगे क्या होता है, किस तरह से इसका पटाक्षेप होगा, ये हम बात करेंगे इसके दूसरे सत्र में। आज का हमारा पहला सत्र यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।